तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उस पे कुछ अपना फोकस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि इसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और उसके कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लियर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहला सवाल यही आता है आपको। तो कोई भी बॉडी है ना, कोई भी चार्ज बॉडी है, जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे एक चार्ज बॉडी ले ली, ये एक चार्ज बॉडी है। इसके सराउंडिंग्स में जहां तक कि ये अपने सराउंडिंग्स में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब इसके सराउंडिंग्स में मान लिया जाए कि ये इसकी सराउंडिंग्स होगी इस तरह की, जहां तक कि ये फोर्स अपना इसके सराउंडिंग्स में एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जहां तक का ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज is the space surrounding the charge in which any other charge experiences a force of attraction or repulsion, right? सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे आप देख रहे हो, क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो बहुत बार हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज होता क्या है इसका सवाल यहाँ पे देखा जाए तो मैं बताऊं आपको। देखिए, ये एक बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है ना, बहुत ही छोटी सी पॉजिटिव चार्ज होती है। मतलब अगर यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बार अगर हम रिप्रेजेंट भी करते हैं तो छोटे सा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्यू नॉट से लिखते हैं, प्लस क्यू नॉट से, है ना। तो बोलते भी हैं कि इट इज वैनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। और इसका यूज क्या होता है, तो दैट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इस्तेमाल ही हम लोग करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने में। ठीक है, नॉर्मली कोई पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज बॉडी की, अगर कोई थोड़ी सी बड़ी चार्ज बॉडी ले ली जाए, जैसे ऊपर में हमने ये लिया था, अगर कोई बड़ी सी चार्ज बॉडी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू इस पे चार्ज हमने ले लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कौन निकालेगा, कौन बताएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की को जानने के लिए एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, जो कि इसकी कुछ डिस्टेंस पे लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या करता है, टेस्ट चार्ज इसके सराउंडिंग्स में आता है, ये इसके सराउंडिंग्स में, स्पेस के सराउंडिंग्स में आता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है वही इस सोर्स चार्ज की, मतलब ये बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे आसपास की सोसाइटी और कितने लोग आपको जानते हैं। आप तो जैसे बोल रहे हो कि ठीक है सब लोग जानते हैं आपको, आई एग्री कि आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जहाँ पे कि मैं जाके पूछ रहा हूँ, मैं आपका नाम बता रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे आपको कोई जानता है, तो कुछ लोग वहाँ पे मान लो वो बता रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, ये बच्चे अच्छे से जानता हूँ, ये इस सोसाइटी में इतने नंबर फ्लैट में रहते हैं, तो अच्छी बात है। इसका मतलब वहां तक आपकी फील्ड है। ये कौन बता रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। जब मैं आपको ढूंढते हुए, मान लो आपको मैं ढूंढते हुए जा रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई इनका घर कहाँ है, तो मैं एक वहां पे टेस्ट चार्ज की तरह प्रिटेंड कर रहा हूँ और आप एक सोर्स चार्ज हो। फिर मैं आसपास में एक दो जगह पे पूछा जहां पे मुझे नहीं पता लगा, मान लो कि दूसरी जगह पे भी मैं गया, यहाँ पे मुझे पता नहीं लगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जिस पॉइंट पे हमें पता नहीं लग रहा है वो पॉइंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा, और जहां पे आपके बारे में लोगों को जानकारी है वहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसको एक्सपीरियंस करके बताने वाला कौन होगा, तो टेस्ट चार्ज होगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो इनफैक्ट टेस्ट चार्ज जो है एक वैनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए। ओके, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ सोर्स चार्ज। अभी मैंने क्या बताया, सोर्स चार्ज के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक वैसा चार्ज
जो फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, जैसे कि ये बड़ा वाला चार्ज है, ये बड़ा वाला चार्ज क्या करता है, ये फील्ड प्रोड्यूस करता है इसके सराउंडिंग्स में, ये फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको, उसी को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सोर्स चार्ज। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमने देखा व्हाट इज ए सोर्स चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हमें। द टेस्ट चार्ज शुड बी वेनिसिंगली स्मॉल। व्हाई, क्यों ऐसा होता है कि टेस्ट चार्ज को काफी छोटा आप कंसीडर करते हो? तो देखिए सर जी बताएं। सर ताकि वो फाइनल फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो जाए, या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, देखिए क्यों आप कंसीडर करते हो, तो दैट मीन्स मैं यहाँ बता दूं, सो दैट its presence does not affect the electric field due to source charge। बड़ा वाला जो आपने अभी देखा ना, ये सोर्स चार्ज क्या था, सोर्स चार्ज बड़ा सा होता है, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, टेस्ट चार्ज आपका छोटा सा होता है। तो ये छोटा सा चार्ज इस बड़े चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, मतलब ऐसा नहीं कि इसके आने से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डैमेज हो जाए, ऐसा ना हो। दोनों इसके आने से, टेस्ट चार्ज के आने से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज के आने से, जैसे ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के इसकी फील्ड में आने से, सोर्स जो है हमारा उसकी फील्ड में आने से, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह से अफेक्टेड ना हो, नॉट अफेक्टेड। इसलिए इसको हम हमेशा क्या करते हैं, काफी छोटा रखते हैं, और हम क्या लेते हैं, प्लस क्यू नॉट, जो चार्ज लेते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा प्लस क्यू नॉट से, ठीक है। और अब देखो इसी यस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ गया। वी यूज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज to detect the electric field. Can we use a negative test charge? क्या ऐसा नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं क्या? आप यस और नो में भी जवाब दोगे तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप क्या सोच के रिप्लाई कर रहे हो। सर इसका आई एम नॉट श्योर। क्या लगता है? यस और नो? सर कोई रीजन नहीं है मेरे पास इसका। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस और नो? हाँ, पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट सर चार्ज, यस। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यस। यस सर शायद। ओके, तो चलिए आप यस बोल रहे हो लेकिन शायद है, तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि आप जो बोल रहे हो कि यस आपने बोला है और ये 100% सही है, क्योंकि आप निगेटिव चार्ज को भी आप क्या कर सकते हो, निगेटिव को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हो। वी कैन सर्टेनली यूज द निगेटिव टेस्ट चार्ज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज को इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसी तरह से निगेटिव चार्ज को भी हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, डिफाइन द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो देखिए फील्ड इंटेंसिटी की जब बात करें तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है E=F/Q0। तो डिफाइन किया जाएगा, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज ऑन एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हो, और डिफाइन तो इस तरह से करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें, या फिर आप नीचे दे सकते हो, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
भी आपने बोला है, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जहां तक इसकी यूनिट का सवाल है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। सेकेंड चैप्टर में जब आप पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे तो इसकी यूनिट वहां पे पोटेंशियल पर मीटर के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगला देखो आप, एक क्वेश्चन है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा होता है? तो डिफाइन करने के पहले मैंने एक कंडक्टर बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने दिखाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये लाइन ऑफ फोर्स ये इस तरह से एंटर कर रही है और दूसरी तरफ से इस तरह से बाहर निकल रही है। तो आप सोच रहे होगे कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर दिया, जो इतना सा वहां पे ले जाके थोड़ा कर्व कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर दिया? तो इसलिए क्योंकि कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती है तो उस सरफेस की वो परपेंडिकुलर होती है। ये जो सरफेस आप देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये इस तरह से होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना रही हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व कर दिया है। ठीक है, अब जहां तक इसकी डिफिनेशन की बात है कि भाई डिफिनेशन कहें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज कंडक्टर, वो जीरो क्यों नहीं होता है ना? जीरो होता है तो क्यों होता है जीरो, इसको बताना है। तो मैं बताऊं आपको कि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो बाहर की तरफ, बाहर में अगर एयर है तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे आराम से देख के बता देते हो कि भाई ये सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कंडक्टर के लिए जब बात होती है तो ऐसा, हालांकि फैराडे ने कंडक्टर के लिए एक एक्सपेरिमेंट, फैराडे का एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, तो फैराडे ने उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो फैराडे ने फैराडे केज का इस्तेमाल किया था। उसने क्या किया था, फैराडे की केज के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फैराडे ने एक केज लिया, मेटल केज, कंडक्टर केज, और उसके अंदर वो बेचारा एक चेयर लेके बैठ गया। ठीक है, वो क्या किया, एक चेयर लगा लिया उसमें, और चेयर लगा के उसमें बैठ गया। और चेयर पे जब बैठ गया तो इस तरह से चेयर लगा के वो उस चेयर पे बैठ गया अंदर में, और बाहर में जितने लोग थे उनको बोला कि इस पे मैक्सिमम चार्ज दे दो। ये कह लो कि इस पे ये बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया इस चेयर पे, हाँ, और इस पे बोला कि बाहर से लोगों को कि आप एक काम करो, इस पे मैक्सिमम चार्ज जो है दो। तो बाहर से लोगों ने जब इस पे मैक्सिमम चार्ज दिया तो एक समय क्या हुआ कि एक समय में जब मैक्सिमम चार्ज पड़ गया इस पे, तो ये स्पार्क करना शुरू कर दिया। इतना चार्ज कि इसको ये उसके बाद इस पे चार्ज न दिया जा सके, ये स्पार्क करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये स्पार्किंग इसकी शुरू हुई तो इसका मतलब ये फुल्ली चार्ज हो चुका था। अब इससे ज्यादा चार्ज इस कंडक्टर पे नहीं हो सकता था, तो उसने एक फुल्ली चार्ज इस सिस्टम को कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, बिल्कुल फैराडे ने डर के ही, लेकिन इस सरफेस को अंदर से टच किया, हाथ से, अपने हाथ से इस सरफेस को टच किया, तो he felt there is no charge, there is no current, है ना, inside the surface of the wall of the conductor। तो फिर उसने दूसरा वो इसके नीचे, सरफेस के नीचे आके खड़ा हो गया, कहा कि जब नहीं है तो एक बार सरफेस पे आके, एक बहुत बड़ा रिस्क था, जान का खतरा था, लेकिन वो नीचे की तरफ आके खड़ा हो गया, और यहाँ पे भी उसने देखा कि देयर इज नो चार्ज। दैट मीन्स उसने फील किया कि उसने हर जगह पे, हर कॉर्नर पे जाके देखा कि भाई चार्ज है या नहीं है। उसने देखा कि कोई चार्ज है ही नहीं, कोई करंट नहीं फील कर रहा था वहां पे। तो इसलिए उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि चार्ज रिसाइड ऑलवेज ओवर द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर,
नॉट इनसाइड द कंडक्टर। चार्ज हमेशा सरफेस के कंडक्टर के सरफेस के बाहर होती है, अंदर नहीं होती है, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो इसके बारे में मैं बता दूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, therefore there can be no electric field lines inside a charged conductor. Hence, electric field inside a charged conductor is zero. मैं फिर Sir, से repeat electric कर रहा हूं। line of force. The electric line of force cannot pass through a conductor. Therefore, there can be no electric field lines inside a charged conductor. Hence, electric field intensity inside a charged conductor is zero. कि how do electric field lines enters or leave to a conductor? तो obvious बात है कि electric field lines always enters or leave a conductor normally. Therefore, there is no component of electric field lines या electric field intensity parallel to the surface of the conductor. Next question, question number 9. Are electric field lines is a reality? क्या electric field lines reality है? इतना सारा चीज हमने इसके बारे में रीड कर लिया, उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि are electric field lines a reality? क्या लगता है, ये reality है क्या? No, sir. Good. Electric field lines do not actually exist. It is only a method of geometrical representation of electric field. It's not a reality. Very good. Next question is, no two electric field lines can intersect each other. Why? Question mark लगा हुआ है इसमें। सही बताया कि अगर दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा भी दिया जाए तो therefore you get the two different direction at a single point, which is not possible. Therefore, no electric field lines can intersect each other. तो चलिए इस सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने कंसीडर किया एक पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। एक पॉइंट चार्ज मैंने प्लस क्यू यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, जो कि आपके पास ओ पॉइंट पे, यहाँ पे देखो आप, ओ पॉइंट पे हमने एक पॉइंट चार्ज ले रखा है। सपोज वी आर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, डिस्टेंट आर फ्रॉम ओ, जो कि OP इक्वल टू R आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही लिख दिया है आपके लिए। OP जो डिस्टेंस है, दिस वन रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस R। नाउ क्लियरली पॉइंट P, दिस पॉइंट P इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। ये पॉइंट P जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये जो आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ है ये एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को मैंने बोला था कि मैं जब टेस्ट चार्ज को आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप Q नॉट से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपका दिस वन इज Q नॉट। इमेजिन ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट P, देन फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q नॉट। इस प्लस Q नॉट पे फोर्स क्या लगेगा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q नॉट। तो देखिए फोर्स क्या लगेगा, तो इसके बारे में मैं बताऊं। F, दिस वन F इक्वल टू, आपके पास इस केस में जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू, ये लग रहा है 1/4πε0। एक चार्ज आपका Q है जो सोर्स चार्ज है, दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज है जो Q नॉट है। तो दोनों चार्ज Q और Q नॉट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम
दैट मीन्स एक जो डिस्टेंस है यहाँ पे r है, स्मॉल r, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये डायरेक्शन होगी वो q से q0 के लिए होगी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो q से q0 मतलब o से p के तरफ के लिए ये डायरेक्शन होगी। तो आप यहाँ पे o से p के लिए जो डायरेक्शन होगी, इसके लिए जो वेक्टर है, जैसे लास्ट टाइम हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ड्यूरेशन में वहाँ पे r कैप लिखा था हमने, तो यहाँ पे भी हम इसको वेक्टर r कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो r कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस q टू q0 प्लस q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखते हो, E इक्वल टू F अपॉन Q0। जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स, सारी चीजों को जिससे रिप्रेजेंट किया था, तो E इक्वल टू F बाई Q0 लिखते हो। और F और बाई Q0, तो यहाँ पे देखो ये R स्क्वायर था यहाँ पे, तो जहां तक F बाई Q0 का सवाल है, तो देखो आप कैसे लिखोगे, फोर्स को आप लिख दो यहाँ पे, फोर्स को पहले लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू यहाँ पे आप R कैप, ये R कैप लिख दिया आपने। और देखो यहाँ पे ये अपॉन में Q0 है, अगर यहाँ पे मैं बाय इस तरह से मैं बाय Q0 करूं, तो आपको अच्छे से पता है ये Q0 और Q0 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास होगा। तो आप मैग्नीट्यूड, जहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, तो आप E को मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हो, तो E मॉडुलस इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। सिंपली इस तरह से आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ऐसे केस में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू देती है वो देती है 9 इंटू 10 पावर 9 की। हमने स्टडी किया था और इसमें वहां पे मैंने बताया था कि ये 0.1% लेस वैल्यू है। मैंने इसके बारे में जब जिक्र किया था, आपको याद होगा, अपॉन इंटू Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। वो प्लस Q के कारण, प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज को साथ में लेके रिप्रेजेंट किया है। तो दिस वन, ये जो आपने निकाला है, दिस वन इज जो मॉडुलस में है, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज arising from the charge plus Q at any point at a distance R from Q plus Q. Okay? यस ठीक है, क्लियर सी बात है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे 3 एक्सेस आपने यहाँ पे लिया, ये X है, ये Z है और ये Y एक्सेस है। इस तीनों में एक पॉइंट पे आप मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज मान लो प्लस Q, ए पॉइंट पे एयर में लोकेटेड है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये देखो। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एक पॉइंट चार्ज जो है ए पॉइंट पे प्लस Q चार्ज एयर में लोकेटेड है, राइट। उसी तरह से दूसरा जो चार्ज है, इसकी अब OA की जो डिस्टेंस है ना, तो दिस वन यू कैन राइट हियर कि O टू A, ओरिजिन से A तक की डिस्टेंस जो है, दिस वन इज R1। सारे को यहाँ पे आप वेक्टर से दिखाओ, ज्यादा अच्छा है। दोनों में वेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड इट इज डिजायर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B। तो you have considered a point also B, another point
यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट इज बी हियर। तो आप अगर आप बी पॉइंट इस जगह पे ले रहे हो, ठीक है, बी एंड दिस ओ बी यू कैन कंसीडर ओ बी इक्वल टू दिस वन इज R2, दिस वन इज R2। दैट मीन्स अगर डायग्राम में आप देखो तो ये R1 है आपका और ये R2 है। तो R1 and R2 representation of the position vector from charge plus Q, O to A is R1 and O to B is R2। तो ये दोनों डिस्टेंस है R1 और R2 के लिए। तो OB is representing the R2 and as we say that it is desired to find the electric field intensity at B जो कि ड्यू टू प्लस क्यू, इसके कारण इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो बी पॉइंट पे आप जो चार्ज ले रहे हो ना, वो चार्ज क्या लोगे, जैसे इससे प्रीवियस केस में हमने वहां पे टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था, तो यहाँ पे भी आप एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लो और डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ टुवर्ड्स ए टू बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप इसको E से रिप्रेजेंट कर दो। दिस इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ पे जब मैं बात करूँ AB के बारे में, तो AB को कैसे हाउ यू फाइंड द AB को कैसे फाइंड करोगे। तो देखो आप आराम से AB को आप निकाल सकते हो। अगर वेक्टर फॉर्म में जाते हो तो AB इज R12, AB की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, R12 से रिप्रेजेंटेशन होगी, R12। यहाँ पे मैं बेशक आपको अभी डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा दूंगा ये किस तरह से इसकी R12 की जो वैल्यू है ये R2 माइनस R1 को रिप्रेजेंट करती है। R2 माइनस R1 को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है ये समझना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि जब आप वेक्टर की बात करते हो ना, तो वेक्टर में जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन कैसे होता है, देखो आप उसमें ये दिखाते हो कि R1 O से A तक की जो डिस्टेंस होती है, तो OA, ये दिस वन वेक्टर OA प्लस AB, OA प्लस AB जो वेक्टर एडिशन है, देखो डायरेक्शन के देखते हुए मैं मूव कर रहा हूँ, क्योंकि पहला डायरेक्शन आपका O से A की तरफ है, दूसरा डायरेक्शन A से B की तरफ है, और फाइनली जो रिजल्टेंट है वो आपका O से B के लिए है। तो दिस वन इज इक्वल टू OB। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो AB चाहिए। तो AB इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, AB दिस वन इज इक्वल टू AB OB माइनस OA, क्योंकि OA को आप इस साइड लेके आओगे तो OB माइनस OA ये आपके पास आएगा, राइट। और ये वेक्टर है, उसको ठीक कर लेंगे बाद में। OB माइनस OA, तो OB जो है आपका, देखो OB कितना है, दिस वन इज R2 माइनस R1। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे मैंने R2 माइनस R1 को ये इसी को रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश की। क्लियर, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इमेजिन ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट B। यहाँ पे देखो B पॉइंट पे हमने Q0 प्लस Q0, ये पॉजिटिव है, तो प्लस Q0 चार्ज यहाँ पे मैंने प्लेस किया है। तो क्या फोर्स F एक्टिंग ऑन Q0, तो क्या जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा Q0 पे, क्योंकि एक्सपीरियंस यही करेगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है हर हाल में। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो कौन सा फोर्स होगा वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए उस फोर्स के बारे में यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो दिस वन F इक्वल टू, जैसा फार्मूला, फोर्स का फार्मूला, अगर दो चार्ज बॉडी होती है तो कूलम्स लॉ आप अप्लाई करते हो, और वेक्टर फॉर्म में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आप लिखते हो 1/4πε0। एक चार्ज तो Q है हमारा, दूसरा Q0 है, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखी जाए तो यूनिट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस देखी जाए तो 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हो, है ना। तो 1 से 2 मतलब आप R1 से R2 की तरफ। तो यहाँ पे ये जो R1 से होते हुए R2 की पोजीशन में, तो इसको रिप्रेजेंट मैं करूंगा R12 से।
एंड स्क्वायर ऑफ दिस वन, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और जहाँ पर यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का सवाल है तो 1 से 2 के लिए R12 से आपको पता है रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे आप कैप लगा दोगे। इसी फोर्स को आप कैसे लिखोगे? तो दिस वन F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन में R12, इसका अब आप क्यूब लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि R12 को आपने स्प्लिट कर दिया, आपने इसको लिखा ऐसा R12 का कैप। क्योंकि देखिए लास्ट क्लास में जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने बोला था R12 को आप कैसे लिखोगे, यूनिट वेक्टर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? तो R12 ऊपर में वेक्टर लगा दो आप, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 पहले से यहाँ पे R12 का स्क्वायर था, एक R12 और आएगा तो यहाँ पे R12 का क्यूब हो जाता है और ये जो है यूनिट वेक्टर एक पर्टिकुलर वेक्टर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में आप देख सकते हो इसी को कंटिन्यू करते हुए, अगर आप फोर्स को दूसरे फॉर्म में और भी लिख सकते हो यहाँ पे F इक्वल टू 1/4πε0। तो अब देखो यहाँ पे मैं Q इंटू Q नॉट, तो मैं पहले Q नॉट अपॉन 4πε0। अब ये R दोनों की रिप्रेजेंटेशन देखो, दोनों को कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पे करोगे। तो R12 इसको आप लिखोगे R2 माइनस R1, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ क्योंकि दोनों की 2 से 1 की तरफ दोनों पे वेक्टर साइन लगा दो आप, अपॉन में नीचे भी आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1 और इस पे ये मॉड में जाएगा, दोनों वेक्टर होंगे और दोनों का मॉड जाएगा तो ओवरऑल नीचे वाले में जो होगा ये मॉड का क्यूब होगा, क्यूब ऑफ दिस मॉड। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब बात है कि जैसे मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने लिखा था E, तो E इक्वल टू क्या होता है? ये होता है F फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, ऐसा ही लिखा था हमने। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F बाई Q नॉट। तो ये फोर्स का पूरा फॉर्मेट लिखोगे, अपॉन Q नॉट करोगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा Q अपॉन 4πε0। बाकी सारी चीज आपके पास ये वाला भी सेम रह जाएगा। तो R2 माइनस R1, इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में ले लेते हैं, अपॉन में मॉड के साथ R2 माइनस R1 इसका क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ है, तो A से B की तरफ मैंने ये ब्लू मार्क से A से B की तरफ मैंने दिखाया है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू मैंने दिखा दी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दिस वन E इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको अगर मॉड में मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए 1/4πε0 Q बाय, अब इस पूरे टर्म्स को यहाँ पे R12 का स्क्वायर करके, क्योंकि देखो एक R2 माइनस R1 और इसका R2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 की जगह पे आप R12 का स्क्वायर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दैट मीन्स 1/4πε0 की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये लिख दो आप Q अपॉन R12 का स्क्वायर। इस तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप निकाल सकते हो। कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने के लिए और भी हैं, तो यहाँ तक पहले क्लियर है। देखिए, जहाँ तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सवाल है तो ये मैं बता दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप कैपिटल E से लिखते हो, तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस वन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिपेंड्स अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना वो है प्लस क्यू, इस पे डिपेंड्स करती है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, ना कि क्यू नॉट, डिपेंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू विच produces the electric field and not on the value of test charge, मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? सो क्यू नॉट। बिल्कुल, इस पे इसका मतलब इसकी डिपेंडेंस नहीं है, इसकी डिपेंडेंस किस पे है? क्यू पे है। क्यू को क्या बोलते हो आप? सोर्स चार्ज, है ना? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है कि सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज आपने क्या देखा, अभी देखा आपने, टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो रहा था, ठीक है ना? यस। दूसरा, इस पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जैसे स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड नॉट ऑफ द चार्ज टेस्टिंग ऑफ द फील्ड, मतलब जो सराउंडिंग्स होती है स्पेस के सराउंडिंग्स में, उस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बता दूं कि अगर आप टेस्ट चार्ज जो ले रहे हो, इफ टेस्ट चार्ज इज डबल्ड, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट कर रही होगी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक्टिंग ऑन इट वुड आल्सो बी डबल, ठीक है? एक्टिंग ये जो एक्ट कर रही होगी, एक्टिंग ऑन इट also be doubled. However the ratio, जबकि इसकी रेशियो जो होगी वो सेम रहेगी, मतलब कहने का मतलब जैसे रेशियो क्या होता है, 2f बाय, अगर 2f बाय 2 क्यू नॉट लोगे तो रेशियो तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि रेशियो तो f बाय क्यू नॉट की है आएगी। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज को डबल सिर्फ कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वो भी आपका डबल हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में आपने देखा, यहाँ पे देखो कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये देखो फोर्स आपने यहाँ पे लिखा, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट, तो फोर्स क्यू नॉट को अगर आप यहाँ पे डबल कर रहे हो, है ना, तो क्यू नॉट को डबल करोगे तो फोर्स तो डबल हो जाएगा ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, क्यू नॉट डबल कर रहे हो, फोर्स भी डबल हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर क्यू नॉट डबल कर दिया आपने और फोर्स भी डबल हो रहा है, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो तो सेम ही रह जाएगी ना। यस। तो यही यहाँ पे एक अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है कि अच्छा क्लियर सी बात है कि हमने जब टेस्ट चार्ज को डबल किया तो फोर्स डबल हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल नहीं हो रही है, उसकी रेशियो जो है, क्योंकि उसकी रेशियो जो है वो सेम रह जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल नहीं हो जाती। जैसा क्वेश्चन में तो सब कुछ दे रखा है, क्वेश्चन को देख के समझना आसान हो ही जाता है, लेकिन फिर भी देखिए, एक चार्ज 4e, दूसरा चार्ज e, दोनों पॉजिटिव, डिस्टेंस a पार्ट पे रखा हुआ है, थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस किया जाए, जो q अमाउंट का चार्ज, अब ये q पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो बाद में देखने वाली बात है। इस 4e और e के बीच में थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस किया जाए, ताकि पूरा एंटायर सिस्टम जो है, मतलब 4e, e और ये प्लस ये q वाला जो है, ये सब जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम में महसूस करे। तो समझने वाली बात है कि जैसे E है प्लस E है, ये क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा 4E पे, लगाएगा ना। ये क्या करेगा, E वाला जो है 4E की तरफ फोर्स ऑफ रिपल्सन ही तो लगाएगा। यस। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन 4E की तरफ लगा रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये वाला भी जो है 4E भी जो है वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा इसकी तरफ। यस। ये भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, बिल्कुल सही बात। तो आप क्या करोगे,
कि हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम लाना है यहाँ पे इसके बीच में कहीं पे भी जो कि बैलेंस में लाए। तो मान लो कि आपने एक चार्ज यहाँ पे मान लिया कि आपने यहाँ पे एक चार्ज Q ले लिया, इसके बीच में ही चार्ज लेने की बात है तो यहाँ पे ले लिया हमने चार्ज Q, और आपने जो डिस्टेंस लिया उसी डिस्टेंस को मानेंगे। आपने कहा कि ये जो Q चार्ज लिया आपने, ये कहा कि आपने 4 से जो है वो x डिस्टेंस पे है, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल x डिस्टेंस पे इसको ले लिया मैंने। तो रेस्ट जो है प्लस E से जो है ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका यहां से a माइनस एक्स के डिस्टेंस पे, बिल्कुल सही, यहां से a माइनस एक्स के डिस्टेंस पे हमने ले लिया। ठीक है, अब दोनों फोर्स, हमें क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाएगा, कौन फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, वो सब चीज हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो वो देखना हमारे लिए जरूरी होगा। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला यहाँ पे कि क्यू पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वो रिपेल करने लग जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपका क्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। ये चीज आपकी थिंकिंग जो है बहुत ही पॉजिटिव है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। अगर आप इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेते हो तो मान लो कि ये उस हाल में क्या होगा, उस हाल में एक इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये मान लो ये 4e वाला इसको अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, यही होगा ना, 4e वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और e वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल हो जाए, है ना। तो पहले एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो कि हम 4e के लिए बात कर लेते हैं। तो 4e की बात कर लेते हैं। सारा केस हमारा इक्विलिब्रियम का है, ये तो हमारा बिल्कुल कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हम जो बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो अगर 4e पे देखा जाए क्या फोर्स लग रहा है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे आप देखो, इसमें 4e और e के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको देखोगे, और 4e और q के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको देखोगे, जैसा आपने पहले भी मुझे बताया। तो 4e के लिए 4e से ही दोनों पे फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ पे पहला फोर्स आपको लेना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू e अपॉन में a स्क्वायर, क्योंकि 4e और e के बीच की डिस्टेंस एक ही है, और दूसरा फोर्स जो 4e और q के बीच लग रहा होगा इक्विलिब्रियम करने के लिए, वो लग रहा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू का, क्योंकि 4e और q के बीच अब फोर्स लग रहा है और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर। देखो जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो आप यहाँ पे आराम से। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e कैंसिल। ठीक है, आपके पास जो बचा उसमें से आपको q निकालना है, इस q को। तो यहां से आप देख सकते हो दिस वन q इक्वल टू e इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो e इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये आया था आपके पास। अब यहां पे देखो फिर नेक्स्ट वाले में डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो डायग्राम ही हेल्प करेगा। देखिए अट्रैक्शन फोर्स जो है अब 4e और माइनस q के बीच, क्योंकि आपने माइनस q ले लिया है यहाँ पे, माइनस q पहले ही हमने डिसाइड कर लिया है। तो 4e और माइनस q के बीच, क्योंकि ये जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच लगेगा, और अट्रैक्शन बिटवीन आपको यहाँ पे देखना है e और माइनस q के बीच, क्योंकि दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो किसके किसके बीच देखना है, दोनों के भी लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है किसके किसके लिए, तो एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है आपको 4e प्लस 4e और माइनस q के लिए,
वहीं दूसरी तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है वो प्लस ई और माइनस क्यू के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्स अब दोनों तरफ बराबर फोर्स लगा दिया तो ये इसी जगह पे बीच में रह जाएगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन मेंटेन करेगा। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला लगाओ। तो 1/4πε0 4e इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा e इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इस दोनों के बीच a माइनस एक्स की है। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो देख लो आप, क्या कैंसिल हो रहा है देखो, 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो रहा है, e और e कैंसिल हो रहा है, q और q कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर ले सकते हो, तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर को लेके डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से देखना होगा हमें। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यहाँ पे रह गया हमारा, और 4 के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर 2 बना के पूरे पे होल स्क्वायर कर दें तो दोनों का स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये 2a/3, सॉल्व करके देख सकते हैं हम, ये x इक्वल टू 2a/3 आएगा। और q की जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे देखो, e(x²/a², तो q इक्वल टू यहाँ से देखा जाए तो x² की जगह पे आपको जो रखना है वो तो देख लेते हैं अभी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है पहले से ही, 2a/3, तो 2a/3 इसका होल स्क्वायर, तो दिस वन इज इक्वल टू e अपॉन a², और ये हो जाएगा इंटू 4a²/9, तो a² और a² कैंसिल, तो चार्ज जो है आपका, कितने अमाउंट का चार्ज रखना पड़ेगा वहां पे आपको, वो रखना पड़ेगा 4e/9 का, और कितने डिस्टेंस पे, तो x इक्वल टू 2a/3, मतलब ये जो x का जो डिस्टेंस है ये अगर डायग्राम में देखोगे तो 4e से है, 4e से ये x का डिस्टेंस है। अगर 4e से आपको 2a/3 के डिस्टेंस पे रखोगे 4e/9 अमाउंट के चार्ज को, तो पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। क्वेश्चन में ये चीज क्लियर है, 2 पिथ बॉल्स each of weighing 10⁻³ kg, दोनों का वेट तो आपके पास दे ही दिया है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय मींस ऑफ सिल्क थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग, सिल्क थ्रेड की लेंथ भी आपको दे दी गई है। तो मतलब मान लो कि एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, इस फिक्स पॉइंट से जो है आपने दो थ्रेड को मतलब हैंग कर रखा है 2 बॉल, जैसे कि यहाँ पे पिथ बॉल्स, 2 पिथ बॉल्स, पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पिथ बॉल्स, मतलब एक पिथ बॉल्स इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में, और मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों इस तरह से एक दूसरे की तरफ बने हुए हैं। तो बॉल आप छोटा सा बॉल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये एक बॉल ये हो गया और दूसरा बॉल ये हो गया, 2 पिथ बॉल हो गया आपके, और दोनों पे जो है एक को मान लो कि ये एक पॉइंट ए पे है, दूसरा जो पॉइंट है वो बी पे है, ऐसा कर लो आप। और जो थ्रेड की लेंथ है वो दोनों के लिए 0.5 मीटर की है, यहाँ से देखो 0.5 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ है, तो दोनों थ्रेड की लेंथ सेम है, 0.5 मीटर की है। इवन दोनों पे जो दोनों की वेट है वो भी कितनी है, 10⁻³ kg की वेट है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और देखिए सबसे बड़ी बात, दे आर फाउंड टू बी रिपेल ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। दोनों को जो रिपेल किया जा रहा है वो 0.2 मीटर दिखा रहा है ये, तो ये है। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, मतलब इस पे चार्ज कितना होगा पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना होगा, ये दोनों हमें बताना है।
ये क्लियर है कि जब ये रिपेल कर रहा है तो इसके बीच की एंगल जितनी होगी सेम दूसरे के लिए भी एंगल थीटा ही होगी। अगर इसके लिए मैंने थीटा माना है तो दूसरे के लिए भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। और जहां तक सवाल है कि मैं वेट की बात कर रहा हूँ कि वेट नीचे की तरफ लगता है, किसी भी बॉडी का वेट किधर लगता है, नीचे की तरफ, तो इसमें वेट, इसका जो वेट है वो W = mg, वो नीचे की तरफ लगेगा। हालांकि सेम इसमें भी सेम यही चीज अप्लाई होगा, W = mg। इस पे भी चार्ज कितना है, इस पे चार्ज Q है, ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज हमारा Q है, ठीक है। और दोनों की चार्ज हमने ले ली, इसको यहाँ पे दोनों के बीच की सेपरेशन को दिखा रहा हूँ मैं। और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, सारे पॉइंट्स को, ये जहाँ से ये फिक्स किया है आपने, इसको O मान लिया हमने, इसको A, इसको B, और ये पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, ऐसा मान लिया मैंने। तो एक बात समझो आप, जिस भी थ्रेड से आपने इसको हैंग किया होगा वो थ्रेड इस पे एक टेंशन लगा रहा होगा, उस पे एक टेंशन लग रहा होगा। तो टेंशन की डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी कि टेंशन किधर लग रहा है। तो इसका मतलब थ्रेड में आपका वेट नीचे लग रहा है, थ्रेड में टेंशन हमेशा थ्रेड में ऊपर की तरफ लगता है, इसमें ऊपर की तरफ, इस तरफ टेंशन लग रहा होगा। इस टेंशन को आप लिख दो T से। ये टेंशन एक तरह का क्या है, फोर्स है। जिस तरह से फोर्स के लिए आप यूनिट लिखते हो न्यूटन, उसी तरह से टेंशन की भी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। तो टेंशन की भी यूनिट न्यूटन होती है। और जब यहाँ पे आप देखोगे ये भी क्या कर रहा होगा, ये प्लस वाला Q जो है इसको रिपेल कर रहा होगा। इस किस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ऐसा। तो इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा होगा। क्लियर? अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने स्टडी किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहाँ पे आप देखना, इस ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, OCA। इस ट्रायंगल OCA में फोर्स देखो, और फोर्स और डिस्टेंस की रेशियो हमेशा हमें देखनी है ताकि यूनिट सेम रहे। फोर्स इस तरफ, अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इसको दिखाओ आप F से, F, और इसके अपोजिट में डिस्टेंस दिखाओ इसका यहां से यहां तक, मतलब डिस्टेंस AC की। तो F/AC रेशियो वाइज लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। नीचे लग रहा है mg, ठीक है। mg जो है, mg के अपोजिट जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस हमें दिख नहीं रही, लेकिन mg भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो mg के अपोजिट में अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप देखो इसके अपोजिट में जो दिखाना चाह रहा हूं मैं वो ये है, OC, CO। तो मैं CO लिख देता हूँ, कुछ दिखाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि उसके अपोजिट में MC, अगर mg जो है वो डाउनवर्ड है तो अपवर्ड में सिर्फ यही बचा हुआ है हमारे पास, OC या CO आप बोल दो। और तीसरा जो मेजर पार्ट है वो टेंशन का है। देखो टेंशन इस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। उसके लिए डिस्टेंस जो है O से A का, नीचे की तरफ O से A का डिस्टेंस ये है, तो OA। तो ओवरऑल हमने क्या किया इस ट्रायंगल में, सब क्या मतलब फोर्स और उसकी डिस्टेंस की रेशियो को हमने यहाँ पे लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था फोर्स। फोर्स आप यहाँ से कैसे निकालोगे, देखते हैं। तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, mg, ये mg है, इनटू इस AC को आप इस तरफ ले आओ, तो AC अगर इधर आ गया तो AC/OC, AC/OC, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना दे हमारे लिए, देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि देख के भले ही लग रहा है आपको कि भाई ये क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारा काम कर जाएगा। फोर्स अगर दोनों चार्ज के बीच में पूछा जाए कि भाई इस चार्ज A पे और B पे चार्ज के लिए फोर्स क्या है, तो उसके फोर्स का फॉर्मूला देखो। यहाँ पे मैं फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0। दोनों ही चार्ज Q हैं, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो Q इंटू Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जैसा कि आपने देखा A और B के बीच की जो डिस्टेंस थी हमारी, वो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको मैं 0.2 का स्क्वायर कर देता हूँ। दिस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मास कितना है, तो 10³ kg, -3 kg का है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनटू g की वैल्यू आप 9.8 ले लो। अगर
अगर 9.8 कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8, अगर क्वेश्चन में अगर आपको 10 लेने की मन करे तो ऐसे मन से नहीं होता, वहां पे क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, इनटू AC, A से C तक की जो डिस्टेंस है, A से C तक की डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा 0.2 है, तो A से C तक की डिस्टेंस 0.1 की होगी, आधी डिस्टेंस होगी, तो 0.1 ले लो आप, अपॉन में OC, O से C तक की डिस्टेंस, O से C तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। देखो वो पाइथागोरस लॉ लगाओगे आप, ये 0.5 का डिस्टेंस है, ये 0.1 का डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस लॉ से ये क्या होगा, अंडर रूट में 0.5 का स्क्वायर माइनस डायगोनल जो है, माइनस या जिसको डायगोनल नहीं है कह के हाइपोटेनियस कहा जाए, दिस वन 0.1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप यहां से सॉल्व करके जो चार्ज की वैल्यू है, Q की वैल्यू को हम लोग आराम से यहां से निकाल सकते हैं। निकाल के एक बार कैलकुलेट करके देखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में क्रॉस चेक कर लेना आप। 2.35 रूट वगैरह निकाल के सारा चीज करने के बाद 10⁻⁻6 कूलम की वैल्यू आएगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब बात करेंगे ना हम, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर आप आने वाले समय में भी देखोगे, अभी तो मैं वहां पे अगर मैं बताऊं रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, जैसे रिजल्टेंट फोर्स में आप जिस तरह से रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे वहां पे वेक्टर सम किया करते थे, तो वेक्टर सम यहाँ पे भी एक तरह का वेक्टर सम होता है। उसी तरह से आपने वेव पढ़ा, वेव में भी क्या होता था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आपने पढ़ा होगा, वहां पे भी वेव्स का सुपरपोजिशन मतलब सारे वेव्स का सम किया जाता था, वेक्टर सम किया जाता था। उसी तरह से अभी हम अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर फोर्स के बारे में, फोर्स के प्रिंसिपल की सुपरपोजिशन की बात करेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे भी हम सारे फोर्स, चूंकि सारा फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका हम एक सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो आने वाले समय में इसी तरह से हम लोग जब इसी चैप्टर में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ेंगे तो उसमें भी सुपरपोजिशन होता है। इसके साथ साथ अगर हम आने वाले समय में जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी सुपरपोजिशन होता है। तो हर केस में सुपरपोजिशन के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सब जगह सेम होता है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम होगा। सेम कहने का मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इसको डिफाइन किया गया है, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, अगर आपने मतलब एक नहीं दो नहीं उससे ज्यादा चार्ज ले लिया, इससे पहले हमने कूलम्स लॉ में सिर्फ 2 चार्ज के फोर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन उससे ज्यादा अगर चार्ज हो तो वहां पे टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम। क्लियर सी बात है कि जो टोटल फोर्स होगी, जो चार्जेस दी हुई हैं उस सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर, जो दूसरे तीसरे पे जिस पे भी जो लगा रहा है उस सब का सम होता है। और एक बात समझने वाली बात है कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दूसरे के होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखो ये समझने के लिए आप समझ लो कि जिस तरह से यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारी बॉडी है, हेवनली बॉडी है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ कम डिस्टेंस पे, कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके, मान लो कि अगर मैं बात करूं कि इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, अलग अलग फोर्सेस सबके बीच लग रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि ये बड़ा वाला इसके बीच कुछ फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल हेवनली बॉडी है, तो ये भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो इसके बीच में आप देख रहे हो कि एक मैंने और बॉडी ली हुई है, तो क्या इसके कारण कोई इफेक्ट, इसके दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर मैं, ये छोटी सी बॉडी है, अगर मैं और भी बड़ी बॉडी, हेवनली बॉडी ले लूं, इतनी बड़ी बॉडी ले लूं, तो क्या अब इस दोनों के बीच कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसके आसपास भी अगर आप कुछ ले लेते हो तो उसके कारण भी इसके दोनों के बीच के में इसके असर नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह से यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होती हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, वो आप जितना भी चार्ज बॉडी ले लो, एक दूसरे के कारण एक दूसरे पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाता है, लेकिन एक दूसरे के बीच में अगर प्लेस्ड कर देते हो तो उसका एक दूसरे पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। वो फोर्स एक दूसरे का, आपने देखा अभी जो हमने क्वेश्चन आपने स्टडी किया था इससे पहले वाले में, आपने जो है 4E
और ई के बीच जो फोर्स लगेगा, बीच में आप अगर माइनस क्यू चार्ज भी आप ले रहे हो ना, तो इस दोनों के बीच पे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर 4e और e के बीच कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण अब ये q और e के बीच के लगने वाले फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही सबसे खास बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया कि Q1 की जो पोजीशन है, चार्ज Q1 की पोजीशन ओरिजिन से कितनी है, R1 है, ये वेक्टर होगी। तो उसी तरह से Q2 की पोजीशन जो होगी ये R2 होगी, Q3 की जो पोजीशन होगी वो R3 होगी। सबका अपनी अपनी डिफरेंट पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे देख के कि इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, ऐसा जो फोर्स इस तरफ फोर्स 1 पे 2 के कारण जो लग रहा होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाए, तो आप सीधा बोलोगे कि वेक्टर में आपने जैसे मैंने बताया था कूलम्स लॉ में, तो फोर्स ऑन 1 बाय 2 ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। यस सर। बिल्कुल सही बात। और अगर मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है वो तो उसके लिए हो गया, तो फोर्स ऑन 1 बाय 3 इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो F13 से। ठीक है, अब सबकी जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो R1 पोजीशन दिखाया, इसका R2 पोजीशन दिखाया, इसकी पोजीशन R3 दिखा दी मैंने, तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये जो पोर्शन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वाला यहां से यहां तक के लिए, तो इसको आप लिखोगे इस तरह से, जो मैंने इससे प्रीवियस वाले कंडीशन में बताया था, R12। समझना बात को, ये क्या है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की R12। तो R12 अगर मैं बोलूं नहीं जी मुझे वेक्टर फॉर्म में बता दो, आप वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो आप कहोगे सर वेक्टर फॉर्म में तो वो भी मुझे पता है। मैं कहा बता दो भाई, तो आप कहोगे कि R1 से 2 ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ के लिए होगी। उसी तरह से अगर मैं इसके लिए 1 से 3 के लिए बोलूं, तो आप कहोगे इसकी भी डायरेक्शन 1 से 3 के लिए होगी, और इसको आप R13 ऐसे लिखोगे, R13, और इस पे कैप लगाओगे, ना कि वेक्टर का साइन दोगे। इस पे क्या लगाओगे, कैप, दोनों पे ही कैप लगाना पड़ेगा, ऐसा गलती नहीं करना, ध्यान रखना। 1 2 लगाया तो इस पे कैप देना, क्योंकि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 3 लगाया तो इस पे भी कैप देना, इसकी डायरेक्शन आप भले ही आप 1 से 3 की तरफ दिखा देना। और जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको लिख देना R13। ये 13 कहने का मतलब ये मैग्नीट्यूड मतलब 1 से 3 तक की डिस्टेंस की को बता रहा है। तो जहां तक रिजल्टेंट फोर्स की बात है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस दोनों का मतलब 1 2 और 1 3 के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा, ये डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट फोर्स माना जाएगा। इसको किससे लिखोगे, इसको F से लिखोगे, F1 से लिख दो, क्योंकि F1 की डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 की तरफ, तो ये रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे अभी हमने बताया कि आपको कि भाई ठीक है सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो और जो डेफिनेशन है उस हिसाब से F1 का जो यूनिट वेक्टर, F1 जो वेक्टर है, इसके लिए सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी वेक्टर हैं सबका सम होगा। अभी जैसे मैंने 2 चार्ज लिया हुआ है, तो उसके लिए आप सम करोगे फोर्स ऑन 1 बाय 2, इसको ऐसा दिखा दो आप, प्लस फोर्स ऑन 1 बाय 3। आप 2 चार्ज ले रखा है तो उसके लिए आपके लिए सिर्फ ये हो गया। हाँ, अगर आपके पास 2 से ज्यादा चार्जेस हैं तो हो सकता है मतलब आपने 3 चार्ज लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 भी लोगे, तो F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 इस तरह से दिखाओगे, एंड सो ऑन। आपके पास जितना भी होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्जेस हैं तो n तक आप दिखा सकते हो। ये ही आपको बताता है दिस वन इज सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर जितने भी चार्ज हैं उसके हिसाब से 1 पे क्या क्या फोर्स किसके किसके कारण लग रहा है, उस सबके सुपरपोजिशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन में जैसे फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो इसको आपने ऑलरेडी पहले से देख रखा है, मैंने बताया भी था, सिंपल सा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 और 2 के बीच का बात है, तो 1 और 2 के बीच ये डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 से रिप्रेजेंट की जा रही है, और इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको, तो स्क्वायरिंग ऑफ दिस वन, और जो यूनिट वेक्टर है वो R12 का है, तो R12 ये यूनिट वेक्टर है। दूसरे और भी तरीके जो इसके हैं आपने यूज किया हुआ है, वो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, R12 को आप R1 माइनस R2 लिखते हो, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है, इसकी स्क्वायरिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जहाँ तक R12 यूनिट कैप की बात है, तो इसको भी आप ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, R1 माइनस R2, और दोनों पे वेक्टर के साइन को दे देते हो और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, है ना। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, जिसके कारण कि नीचे का नोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के दोनों ही टर्म्स यहाँ पे सेम है। अगर दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो क्यूब हो जाएगा ये, तो इसलिए ये वेक्टर फॉर्म भी सम रिप्रेजेंट करता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे में अब ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉडुलस तो है ही, तो R1 माइनस R2, दोनों पे वेक्टर के साइन को दे दो आप, और इसकी क्यूब, क्योंकि एक स्क्वायरिंग है और एक पे पावर 1 है, तो इसका क्यूब हो जाता है, और इनटू में R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक सवाल है कि ये अगर इसी तरह से अभी 1 और 2 के लिए आपने लिया, अगर 1 3 के लिए भी लोगे, 1 4 के लिए भी लोगे, तो आपका जो सुपरपोजिशन का जो मामला है, ये जैसे F12 F13 F14 को आप रिप्रेजेंट करोगे, तो इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको भी देख लो आप। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जो रिजल्टेंट फोर्स है F1, दिस वन इज इक्वल टू, सब में कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में कॉमन आ जाएगा, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब जो है आपके पास अगर 1 और 2 के बीच फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 Q1 इंटू Q2, अपॉन में डिस्टेंस का जो मामला है वो R12 को रिप्रेजेंट करता है, तो आप R12 का स्क्वायर लिख लो। ये पहले वाले के लिए हो गया, और इसके यूनिट कैप में R12 का कैप, R12 यूनिट वेक्टर, प्लस अगर आप 1 और 3 के बीच की बात कर रहे हो, तो फिर उसी तरह से अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 1 और 3 का ले लो, और डिस्टेंस के लिए भी आप 1 3 ले लो, 1 3 का स्क्वायर, और फिर प्लस R1 3 का यूनिट वेक्टर, इस तरह से आप दिखाते चले जाओ, एंड सो ऑन, इस तरह से आप दिखा दोगे। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स, सुपरपोजिशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये आपको दे देगा। क्लियर है?